ये वाकया आज से 10 साल पुराना है। उस वक्त मेरी उम्र 20 की थी और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ फोटो खींचने का पार्ट टाइम काम करता था। ये काम मैं अपने मामा जी के लड़के के साथ किया करता था। हालांकि वो गांव के हिसाब से मेरे मामा जी लगते हैं, क्योंकि मेरी माँ उनके गांव की ओर से है। चलो, मैं अपनी बात पर आता हूँ। उन दिनों दीपावली के आसपास का समय था। हल्की हल्की सर्दी का मौसम था। मैं और मेरे मामा जी का लड़का नेमीचंद दोनों किसी काम के लिए आंधी गांव से आगे किसी कार्यक्रम की फोटोग्राफी के लिए गए थे। हम लोग वहां से करीब 11 बजे फ्री हुए और रात में ही वहां से निकल लिए। करीब 12 बजे हम लोग दिल्ली रोड पर आ चुके थे। हम स्कूटर से आ रहे थे। मेरे पास दोनों कैमरों का सामान था और मैं पीछे बैठा था। धीरे धीरे हम लोग अपने घर की ओर जा रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वहां न कोई ट्रक जा रहा था, न ही कोई गाड़ी। उस समय रोड लाइट भी नहीं हुआ करती थी। रात इतनी गहरी थी कि स्कूटर की लाइट किसी टॉर्च के समान लग रही थी। कुछ दूर आते ही अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। एक तरह से आंधी आने लगी। धूल के कारण हमें स्कूटर रोकना पड़ा। अचानक आई इस आंधी से मन में संदेह होने लगा। ये भी लगा कि इस मौसम में आंधी कैसे आ सकती है। गर्मी के मौसम में तो फिर भी ऐसा हो सकता है। खैर, हम लोग स्कूटर साइड में लगाकर खड़े हो गए और आंधी रुकने का इंतजार करने लगे। उस वक्त करीब 1 बजे होंगे जब हम किसी के रोने की आवाज सुनकर चौंक गए। कोई महिला जोर जोर से रो रही थी। मैंने भैया से कहा, इस समय कौन होगा और ये आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने कहा, यार भाई, पास में ही एक कब्रिस्तान है, हो न हो ये कोई ऊपर की बला है। ये कहते कहते वह पसीने से तरबतर हो गए। सर्दियों की रात में वह पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। मैं उस समय इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया करता था, तो मैंने कहा, भैया क्या फालतू की बातें कर रहे हो। अगर आपको इतना डर लग रहा है तो स्कूटर स्टार्ट करो और चलो। जब मैंने कहा कि चलो स्कूटर स्टार्ट करो, तो उन्हें कहा, भाई मेरी हालत नहीं है स्कूटर चलाने की, तू चला। मैंने कहा, भाई मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। आप यहाँ बैठो और आंधी रुकेगी तो मैं स्कूटर चला लूंगा, लेकिन इस समय आप यही बैठकर इंतजार करें। उन्होंने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। और वह अपने आराध्य देव को याद करते हुए बोले, हमें बचा लो। साथ ही उन्होंने कुछ प्रसाद चढ़ाने की बात भी कही। उनके ऐसा कहते ही उस महिला की रोने की आवाज और जोर जोर से आने लगी। सुनसान रात में ये आवाज बहुत भयानक लग रही थी। थोड़ी देर बाद किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर मैं भी एक बार डर गया। अब मुझे भी लगने लगा कि या तो कोई बात है या फिर कोई हमें डरा रहा है। लेकिन दूसरे ही पल लगा कि इतनी रात गए कौन महिला होगी। इस वक्त तो लोगों के सोने का समय होता है, तो कोई हमें क्यों डराने या मजाक करने जैसी हरकत करेगा। मैं यही सोच रहा था कि अचानक हमें यह एहसास हुआ जैसे आंधी एकदम से रुक गई। हवाएं चलनी बंद हो गई। न कोई रोने की आवाज, न ही किसी के हंसने की आवाज। सब कुछ शांत हो गया। अब हमें लगा कि यहाँ से निकल जाना चाहिए। अचानक हुए इस बदलाव से हमें राहत तो मिली, पर जिस शांति के पीछे खौफनाक रात का सामना हमने किया, उसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। हम लोग जैसे ही स्कूटर के पास पहुंचे और उसे स्टार्ट करने लगे, तो ये क्या, स्कूटर की किक ही नहीं लग रही थी। बार बार कोशिश की, लेकिन किक इस तरह जाम हो गई जैसे स्कूटर बरसों से खराब हो और जिसकी किक जंग के कारण जाम हो गई हो। मैंने भैया से कहा कि किक नहीं लग रही। उन्होंने भी काफी कोशिश की, पर वे भी नाकाम रहे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात मैं पूरी ताकत से किक पर चढ़ गया और क्लच दबाने के बाद भी किक 1 इंच नीचे नहीं आई। भैया इस बात से काफी डर गए थे और कुछ हद तक अब मैं भी डर गया था। अब तो मुझे भी लगने लगा कि कहीं कोई परेशानी तो होने वाली है। मैंने ये देखने के लिए कि किक नीचे क्यों नहीं आ रही, स्कूटर को जमीन पर लिटा दिया। मैं कुछ कर पाता या समझ पाता, अचानक किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं स्कूटर के ऊपर जा गिरा। पीछे छत से देखा, पर वहां कोई नहीं था। नेनी भैया ने पूछा, क्या हुआ, गिर कैसे गया? तो मैंने कहा, किसी ने धक्का मारा है। ये सुनकर भैया बोले, स्कूटर छोड़ और यहाँ से भाग। मैंने कहा, घर दूर है भैया और सामान भी कीमती है, इस तरह नहीं जा सकते। उस समय कोई मोबाइल फोन भी नहीं था जिसे आज की तरह इस्तेमाल किया जा सके। मैंने कहा, जो होगा देख लेंगे। शायद मेरा संतुलन नहीं बना और मैं गिर गया। हालांकि डर तो मुझे भी लगने लगा था, पर मैं घर पैदल नहीं जाना चाहता था। मैं स्कूटर को देखने लगा कि आखिर इसमें क्या खराबी है जो किक नहीं लग रही। भैया बार बार एक ही बात बोले जा रहे थे, हे मुसाना भेरू, बचा ले।
तभी किसी के जोर से चीखने की आवाज कानों में पड़ी। एक पल को ऐसा लगा जैसे कान के पर्दे फट गए हों। मैं बहुत डर गया और परेशान भी हो गया। आखिर हो क्या रहा था? जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने मन बनाया कि चलो पैदल ही चलते हैं। सुबह आकर देखेंगे कि स्कूटर में क्या खराबी है। मैंने भैया से कहा, चलो पैदल चलते हैं। हमने स्कूटर की चाबी निकालकर सामान साथ लिया और चलने को तैयार ही हुए थे कि एक छोटा सा बच्चा जिसने अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था, हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। अचानक आए उस बालक को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वह एकदम काला था, उसकी आंखें लाल लाल थीं। वह हमें ऐसे देख रहा था जैसे और इसी वक्त हमें कच्चा चबा जाएगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है और इतनी रात यहाँ क्या कर रहा है? उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली उठाई और हमारे पीछे की तरफ इशारा किया। हमने पीछे देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही हमने दोबारा सामने देखा, वह लड़का भी वहां से गायब हो चुका था। हम दोनों बहुत डर गए थे। माथे से पसीना बहने लगा। सोचा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएं। जैसे ही हमने कदम उठाए, हमें लगा कि हमारे सामान के बैग बहुत भारी हो गए हैं। इतने ज्यादा भारी हो गए कि हमें उन्हें नीचे रखना पड़ा। बैग अपने आप कैसे भारी हो गए ये समझ के बाहर था। भैया तो इतना डर गए थे कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। शायद ये उनकी अच्छी किस्मत थी कि उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ याद था। पाठ करने से उनका बैग सामान्य हो गया, लेकिन जब मैंने अपना बैग उठाना चाहा तो वह इतना भारी हो चुका था कि मैं उसे हिला भी नहीं पाया। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भैया को नई ऊर्जा मिली और उनका डर भी कम हो गया। अब जो कुछ भी होना था वह मेरे साथ होने वाला था। मुझे एहसास हुआ बैग पर कोई बच्चा और एक औरत बैठी है। डर के कारण मैं दूर हो गया। अब मुझे वह दोनों साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बच्चा वैसे ही था जैसा पहले देखा था। औरत ने अपना चेहरा ढक रखा था। उसने लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ रखी थी, हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और सोने के आभूषण पहने हुए थे। वह मेरे बैग पर बैठी थी। बच्चा बिल्कुल नंगा था। उन्हें देखकर मेरी दिल की धड़कनें थम सी गईं। मैं जोर से चीखा। भैया ने पूछा, क्या हुआ? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं जोर जोर से चीखना चाहता था, पर चाहकर भी मैं नहीं चीख पाया। मैंने उन दोनों की तरफ इशारा किया। जब भैया ने उधर देखा तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन मुझे वे उस काली रात में भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मेरी दिल की धड़कनें आखिरी सीमा पर थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मौत सामने खड़ी हो। मेरी आंखें उन पर से हट ही नहीं रही थीं। भैया बार बार पूछ रहे थे, क्या हुआ? लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल सका। तभी वह बच्चा खड़ा हुआ और मेरी तरफ आने लगा। उसे अपनी तरफ आता देख मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैर जाम कर दिए हों। वो बच्चा मेरे पास आकर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई बकरी का मेमना हूं और मैं ही उसका शिकार बनूंगा। वो और करीब आकर ऐसे गायब हो गया जैसे मेरे सामने वो कभी आया ही नहीं। उसके गायब होने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा शरीर भारी हो गया हो और दिमाग पूरी तरह शून्य हो गया। वो औरत भी वहां नहीं थी। जो डर मुझे लग रहा था वो अब नहीं था। अचानक किसी ने मुझे स्कूटर के पास चलने को कहा। मुझे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन मैं उसकी आवाज का पालन कर रहा था। मैंने स्कूटर के पास जाकर देखा और फिर वही आवाज आई, स्कूटर चालू करो। मैंने ऐसा ही किया। इस बार स्कूटर एक ही बार में स्टार्ट हो गया। ये देखकर नेमी भैया जल्दी से बैग लेकर स्कूटर पर बैठ गए और बोले, जल्दी से यहाँ से निकल। मुझे उनकी बात सुनाई दे रही थी, पर मैं उस अनजानी आवाज की बात मानकर ही सब कर रहा था। रात के 3 बजने को आए थे। हमें वहाँ काफी समय हो चुका था, लेकिन उस दौरान वहाँ से एक भी साधन नहीं गुजरा था। हम वहाँ से आगे निकल गए। वो डरावनी जगह अब काफी पीछे छूट चुकी थी। रास्ते में भैया मुझसे लगातार कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैं उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। हम लोग घर पहुंचे। नेमी भैया अपने घर चले गए और मैं अपने घर की पहली सीढ़ी चढ़ा ही था कि मुझे अचानक एक झटका लगा। क्या हुआ ये मैं समझ नहीं पाया। खैर, घर आने के बाद मेरा शरीर हल्का महसूस हुआ, लेकिन वो सारी बातें जो मैं उस जगह पर भूल चुका था, अचानक घर आते ही मेरी आंखों के सामने दोबारा आने लगी। ये बात मैं समझ नहीं पाया। खैर, मैंने घर पर ये सब किसी को नहीं बताया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा उस समय अपने काम के सिलसिले में भरतपुर गए हुए थे। मम्मी को मैंने कुछ भी नहीं बताया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह होते होते मुझे इतना तेज बुखार हो गया कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। मैं बुखार में बुरी तरह तप रहा था और मम्मी को लगा कि मैं रात को देर से आया हूँ,
इसलिए सो रहा हूँ। 11 बजे जब मैं कमरे से बाहर नहीं आया तो मम्मी मुझे देखने कमरे में आई। मुझे बुखार में तपते हुए देखकर उन्होंने कहा, तुझे इतना तेज बुखार कैसे हो गया? चल डॉक्टर से दवा ले आते हैं। मेरी इतनी भी हालत नहीं थी कि मैं डॉक्टर के पास जा सकूं, इसलिए मम्मी पास के क्लिनिक से डॉक्टर साहब को घर ले आई। डॉक्टर ने मुझे देखा, कुछ दवाइयां लिखी और कहा, इसे हल्का खाना देना। लेकिन बुखार में कोई राहत नहीं मिली। शाम हो गई, फिर भी बुखार कम नहीं हुआ। शाम को भैया आए और मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए। वहां से भी दवाइयां मिली, लेकिन घर लौटने के बाद मैंने देखा कि घर की पहली सीढ़ी के पास वही बच्चा खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कल रात देखा था। उसने मुझे देखा और मैं डर गया। सोचा कि ये यहाँ घर के नीचे क्या कर रहा है। मैं उसे देख रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे ऊपर की तरफ खींच लिया हो। मैंने नीचे देखा तो वह बच्चा मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, जैसे कह रहा हो, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं छत से घर के अंदर आ गया। खाना खाकर मैंने दवा ली और सो गया। रात के 12 बजे मुझे बहुत तेज प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए उठा और बाहर आया। पानी पीकर जैसे ही अंदर जा रहा था, तभी पीछे से वही आवाज सुनाई दी जो कल रात मुझे आदेश दे रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो आवाज बार बार कह रही थी, मुझे अपने साथ लेकर चलो, नहीं तो मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। मैं डर कर कमरे में आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के कारण मेरी हालत कल रात जैसी होने लगी। सुबह फिर से मुझे तेज बुखार हो गया। ये सिलसिला 5-6 दिनों तक रोज चलता रहा। मम्मी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, तो उन्होंने पापा को बुला लिया। शाम को पापा आए तो पूछा, क्या हो गया? मैंने कहा, बुखार रोज सुबह हो जाता है। तो वे बोले, किसी अच्छे डॉक्टर से दवा लेकर आएंगे। कल ये कहकर वे मम्मी से बातचीत करने लगे। उस दिन शनिवार का दिन था जब पापा आए थे। उस रात मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मैं दवा लेकर सो गया था और मम्मी मेरे पास सो रही थी। आधी रात को किसी ने मुझे जगाया। मैं जागा तो मम्मी और पापा दोनों मेरे पास खड़े थे और मम्मी बार बार मुझे पुकार रही थी और रो रही थी। जब मैं पूरी तरह से जागा तो मैं पसीने में भीगा हुआ था। मुझे बहुत बुरा सपना आया था। सपने में मैंने ये देखा कि मैं अकेला आज भी वही चला गया जहां कल रात हमारा स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। वहां कोई भी नहीं था, मैं ही अकेला था। और तभी वो बच्चा आया और मेरे साथ खेलने की जिद करने लगा। मैंने उसे मना किया तो वो रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वही औरत आई और उसने मुझे पकड़कर ऐसे फेंक दिया जैसे मैं कोई गेंद हूँ। मैं उठा और जोर से बोला, मुझे नहीं खेलना इसके साथ, मुझे घर जाना है। वो औरत मेरे पास आई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे वातावरण में गूंज रही थी और वो बोली, अब तो तुझे मेरे बिट्टू के साथ ही रहना है हमेशा। 15 दिन के बाद हमेशा के लिए तू मेरे बिट्टू के साथ रहेगा, दोनों साथ साथ रहना। मैंने उसे मना किया तो उसने अपना घूंघट हटाया, जिसे देख मैं चिल्ला रहा था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने तेजाब फेंककर उसका चेहरा जला दिया हो। आंखें एकदम लाल लाल जैसे अंगारे हों। उस चेहरे को देखकर ही मैं खुद चिल्ला रहा था, जिसे सुनकर मम्मी पापा जग गए थे। फिर उन्होंने मुझे जगाया और उनके पूछने पर वो सपना बताया, जिसकी वजह से मैं नींद में चिल्ला रहा था। मम्मी ने पापा से कहा कि हमारे देवता के स्थान से भभूत लाकर लगवाएं। आपको ये बताना जरूरी है कि मेरे घर में मेरे पापा में 5 देवता आते हैं, जिनमें एरोद के भैरू, काला गोरा, रेबारी, घोरी, बावरिया और झाड़ूला या भंगी भी कह सकते हैं। ये सारे देवता पापा में आते थे। हालांकि जब भी पूजा की जाती थी तब 2 ही आते थे, पहले रेबारी और फिर एरोद वाले। और ये सच है कि वो बच्चा मेरे साथ ऊपर तक इसलिए नहीं आ सका क्योंकि उसे हमारे घर की चारदीवारी के बाहर ही रोक दिया गया था, और उसे रोकने वाले हमारे घर के देवता ही थे। पापा ने भभूत लगाई और कहा, ऐसा कब से शुरू हो रहा है? अब मुझे सारी बात मम्मी पापा को बतानी पड़ी। मैंने ये भी बताया कि मुझे रोज कोई आवाज देकर बुलाता है। अब मम्मी पापा को सब समझ में आ गया था कि यह दवाइयों का रोग नहीं है, कोई और समस्या है। दूसरे दिन शाम को पूजा कराई गई। जब देवता आए तो उन्होंने कहा, एक लौंग और बतासा इस बच्चे के ऊपर 21 बार उसार कर चौहारे पर रखाओ। भैया ने ऐसा ही किया। जब मम्मी ने पूछा ये क्या हुआ, तो देवता बोले, बच्चा ठीक हो जाएगा। मम्मी ने कहा, इतने बड़े बड़े देवता हैं, फिर ये चांस कैसे हुआ? तो बाबा बोले, हम थे, इसलिए ही बच्चा सही सलामत है, वरना जो इसके साथ यहाँ आया वो इसे कब का अपने साथ ले जाता, पर वो चारदीवारी के अंदर नहीं आ सका
क्योंकि इस चारदीवारी में वही आ सकता है जिसे हम आने दें। और बच्चे से कहो कि कहीं भी जाए तो समय से लौट आए, क्योंकि हर समय हम साथ नहीं रह सकते। हाँ, घर में कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन बाहर समय से पहले आओ। अब मैं ठीक हो गया था और ये देखने के लिए नीचे गया कि वो बच्चा अभी भी वही है या नहीं। जब देखा तो वहां कोई नहीं था। अब मेरा शरीर ना भारी था और ना मुझे बुखार था। कुछ दिनों बाद मैं बिल्कुल सामान्य हो गया, लेकिन जब भी मुझे वो काली रात याद आती है तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। हो सकता है कोई इंसान भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन न करे, लेकिन जिसे इस सब का सामना हुआ हो, उसे ही पता होता है कि सच क्या है। क्या भूत प्रेत, पिशाच, डायन होते हैं या नहीं। आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमारे घर के देवता आज भी उसी तरह से हमारी रक्षा करते हैं जैसे शुरू से करते आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।